हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चरक सूत्र चैप्टर 21। चैप्टर का नाम है अष्टोनिंदित्यम अध्याय। यहाँ से योजना चतुष्क स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने योग चतुष्क कंप्लीट कर लिया है, अब हम योजना चतुष्क स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है अष्टोनिंदित्यम अध्याय। अब चैप्टर का जैसा कि नाम है, आचार्य चरक ने हमें 8 निंदित पुरुष बताए हैं। ठीक है, अब वो जो निंदित बताए हैं वो चिकित्सा की दृष्टि से बताएं, मतलब ये 8 टाइप के ऐसे पुरुष हैं जिनकी चिकित्सा करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, मतलब इनको अगर हम ट्रीट करेंगे तो वो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, इसलिए इनको निंदित बताया है। अब चैप्टर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 8 निंदित पुरुष कौन से होते हैं, तो ये हम श्लोक से लर्न करेंगे। ये जो पिंक पेन से लिखा हुआ है ये श्लोक है, तो आप इसी के थ्रू इसको लर्न भी कर सकते हो। अब सबसे पहले क्या बता रहा है, ई खलु शरीरम अधिकृत अष्टो पुरुषा निंदिता भवन्ति। यहाँ पर जो 8 बताए हैं वो 8 पुरुष निंदित होते हैं। ठीक है, अब कौन से होते हैं, तद्यथा अति दीर्घश्च मतलब अधिक लंबा, अति हस्वश्च मतलब अधिक नाटा, अति लोमाच, अति लोमा मतलब जिसके शरीर में अति लोम हो, अलोमाच एकदम ही कोई लोम ना हो, अति कृष्णश्च बहुत काला हो, अति गौरवश्च बहुत गोरा हो, अति स्थूलश्च बहुत मोटा हो, और अति कृशश्च चेती बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो। तो ये 8 टाइप के पुरुष हैं, 8 टाइप के पुरुषों का वर्णन मिलता है जिनको निंदित बताया है। अब निंदित इनको चिकित्सा की दृष्टि से बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है अति स्थूल। ठीक है, अब अति स्थूल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अति स्थूल में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई है। ठीक है, अति स्थूलता के जो कारण होते हैं वो 8 होते हैं। ये नंबर हमको याद रखना है कि अति स्थूलता के जो कारण हैं वो 8 होते हैं, और ये ही 8 कारण होते हैं। इसके अलावा हम कोई मन से नहीं लिख सकते हैं और कोई मिस भी नहीं कर सकते। यही एज इट इज़ 8 पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। तो कौन से 8 कारण होते हैं अति स्थूलता के? पहला होता है अधिक भोजन करने से। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई खाना खा रहा है तो, गुरु मधुर शीत स्निग्ध आहार द्रव्यों के सेवन से, व्यायाम न करने से, मैथुन न करने से, दिन में सोने से, हमेशा प्रसन्न चित्त रहने से, चिंता न होने से, और लास्ट है माता पिता के रस वीर्य स्वभाव से, मतलब जेनेटिक्स भी होता है ओबेस पे जो पर्सन होता है। जो दोष होते हैं अति स्थूलता के वो भी 8 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 8 जो दोष होते हैं इसमें 4 चीज़ें जो होती है उनका ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास मतलब कम होती हैं, और 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 4 चीज़ें कम हो रही है, 4 चीज़ें बढ़ रही हैं। ये 8 दोष होते हैं। अब सबसे पहले होता है आयु का ह्रास। ठीक है, आयु जो है कम होती है अति स्थूलता में। ये क्यों कम होती है? क्योंकि मेद की अधिकता होती है। देखो, अति स्थूलता में जो मेद धातु है ना, सिर्फ उसी का पोषण, उसी का उपचय होता रहता है। तो बाकी जो धातुएं हैं उनका ठीक से पोषण नहीं हो पाता, वो ठीक से नहीं बन पाती। इस वजह से आयु का ह्रास होता है। दूसरा होता है उत्साह हानि। उत्साह मतलब किसी भी चीज़ को करने में कोई एनर्जी, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। तो अति स्थूलता से क्या होता है, जो शरीर होता है वो शिथिल और सुकुमार हो जाता है, और शरीर भारी हो जाता है, तो इस वजह से उत्साह की हानि होती है। फिर तीसरा आता है व्यवहार शक्ति की हानि। व्यवहार शक्ति मतलब होता है मिथुन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि अभी मैंने बताया जो धातुएं हैं वो ठीक से नहीं बन पाएंगी, सिर्फ मेद धातु का ही उपचय होता है, तो बाकी धातुएं ठीक से नहीं बन पाती है, तो शुक्र भी कम होता है, इसलिए व्यवहार शक्ति में हानि होती है। फिर होता है दुर्बलता, बल की हानि होगी। अब वो धातुएं ठीक से नहीं बन रही है तो बल की भी हानि होगी। फिर 4 चीज़ें मैंने बताई कि 4 चीज़ों का वृद्धि होता है। ठीक है, अब कौन सी 4 चीज़ें? दुर्गंध। ठीक है, बॉडी से स्मेल आती है, तो वो क्यों आएगी? मेद के स्वभाव से, मेद की दृष्टि से, और मेद के कारण स्वेद अधिक होगा तो दुर्गंध होगी। बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मेद जो है वो कफ के साथ मिश्रित होता है, और मेद पसीना निकालने वाला होता है। हमको पता है मेद का मल स्वेद होता है, तो पसीना ज़्यादा आएगा। बहुत ज़्यादा भूख लगना और बहुत ज़्यादा प्यास लगना। अब इसका रीज़न हम अभी देखते हैं। अब मेदस्वी पुरुष के कारण क्या होते हैं? तो देखो, ध्यान से देखना, जो मेद है वो बहुत बढ़ जाता है। मैंने बताया कि सिर्फ जो मेद धातु है उसी का पोषण होता है अति स्थूलता में। अति मेदस्वी जो बहुत ओबेस पेशेंट्स रहते हैं उसमें सिर्फ मेद का ही पोषण होता है, बाकी धातुएं नहीं बनती। तो मेद धातु जब बढ़ती है तो वो स्त्रोतों में जाकर अवरोध कर देगी, जो हमारी बॉडी के चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगी, स्त्रोतों अवरोध हो जाएगा। स्त्रोतों अवरोध की वजह से क्या होगा, कोष्ठ में वायु रुक जाती है, कोष्ठ में वायु रुक जाएगी।
वहाँ पर ही वायु का मूवमेंट होता रहेगा। वायु विचरण मतलब कोष्ठ में वो रुक गई तो वहाँ पर मूवमेंट करती रहेगी। अब वायु के मूवमेंट से जो अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है। वायु के मूवमेंट से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अगर नॉर्मल भी हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो थोड़ी आग नहीं जलती, हम थोड़ी हवा देते हैं ज़ोर से तो आग जलने लग जाती है। तो वैसे ही वहाँ पे हवा जो है, वायु है, वो उसका विचरण हो रहा है तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और फिर वो जल्दी से भोजन को पचा लेती है और बार बार ज़्यादा ज़्यादा खाना खाने की इच्छा होती है। तो जो अधिक भूख लगती है वो इसीलिए लगती है पेशेंट को, क्योंकि जो अग्नि है वो बढ़ गई है, सारा खाना पचा लिया तो बार बार भूख लगती है। क्षुधा ज्वाला को अगर शांत नहीं किया गया तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब पेशेंट को इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि अगर उसे खाना नहीं दिया गया तो उसे बहुत सारे रोग हो जाएंगे। मेद धातु अधिक बढ़ जाती है, दोष कुपित हो जाते हैं तो भयंकर रोग भी उत्पन्न करते हैं और अतिस्थूल की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अब अतिस्थूलता के लक्षण, अब इनको लक्षण बोलो या परिभाषा बोलो एक ही बात है। ठीक है, लक्षण बोलो या परिभाषा बोलो एक ही बात है। अब क्या लक्षण होते हैं, क्या परिभाषा होती है? मेद मास अतिवृद्धत्वा चल स्फिक उदर स्तन। ठीक है, मेद मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, श्रोणी मंडल मतलब जो बटक्स पेल्विक वाला रीजन होता है, उदर और स्तन ये मोटे होकर लटक जाते हैं और चलते समय हिलते हैं। यही जो है अतिस्थूलता की परिभाषा और लक्षण होते हैं। ठीक है, यही एक कोटेशन याद रखना है और यही याद रखना है। अब अतिस्थूलता की चिकित्सा कैसे होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नीचे मैंने लिखा है ये आपकी चॉइस है, आप जितना आपसे याद हो, जितना याद रख सको उतना रखो। अब सबसे पहले कर्षण चिकित्सा। अतिस्थूलता में हम कौन सी चिकित्सा करेंगे, याद रखना है कर्षण चिकित्सा। दूसरा गुरु प्लस अपतर्पण द्रव्य हितकर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिस्थूल में गुरु और अपतर्पण द्रव्य इंपॉर्टेंट होते हैं, हितकर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद थोड़ा सा ऐसे रख सकते हो कि जो अतिस्थूल होगा वो मोटा पेशेंट होगा, मोटा सा होगा, वो भारी होगा, वेट ज़्यादा होगा तो गुरु। ठीक है, और गुरु के साथ कौन सा देना है हमें, अपतर्पण। तो अतिस्थूलता में हमें गुरु और अपतर्पण द्रव्य देने। तीसरा, हमें वातनाशक, कफ और मेद का अपहरण करने वाले पदार्थ देने। वातनाशक क्यों, क्योंकि मैंने बताया वायु कोश में रुक गई है, उसी की वजह से अग्नि प्रदीप्त हो रही है, तो हमें वातनाशक, कफ, मेद का अपहरण करने वाले पदार्थों का सेवन करवाना है। उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, अब ये 3 तो आपको याद रखनी ही है, उसके अलावा अब आपको जो याद हो वो आप रख सकते हो। रूक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण वस्तुओं का प्रयोग, रूक्ष उपटन का प्रयोग, हरड़, बहेड़ा और आंवला का सेवन मतलब त्रिफला का सेवन। ठीक है, तीक्ष्ण लोह भस्म को मधु के साथ, बिलवादी पंचमूल का जो क्वाथ है उसको मधु के साथ, अग्निमंथ के रस को शिलाजीत के साथ। अतिस्थौल्य नाशक पथ्य क्या होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो अच्छी होती है ओबेस पर्सन्स के लिए। तो प्रियंगु, ठीक है, जौ, अरहर की दाल, आंवले का चूर्ण और मधु का जो शरबत होता है वो सबसे सर्वोत्तम माना गया है। मधु का शरबत जो है वो सबसे सर्वोत्तम माना गया है। मेद, मांस, कफ को नष्ट करने वाले अरिष्टों का प्रयोग। अतिस्थौल्य हर विहार, अब जो कारण थे जिन वजह से अतिस्थूलता हो रही थी वो सब नहीं, वो सब उसका ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, जैसे मैथुन नहीं करने से, व्यायाम नहीं करने से, दिन में सोने से, चिंता नहीं करने से, तो ये सब करने से क्या होगा, अतिस्थौल्य कम होगा। तो रात्रि जागरण, मैथुन, व्यायाम, मानसिक चिंतन के कार्य। उसके बाद आता है अतिकृष्टता। अब अतिकृष्टता बहुत ईजी है, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। अतिस्थूलता में काउंटिंग है कि कारण 8 ही होते हैं, दोष 8 ही होते हैं, इन्हें याद रखना है। अब अतिकृष्टता में सारे कारण आप लिख सकते हो। रूक्ष अन्नपान सेवन, लंघन, कम या एक ही रस का आहार करना, मानसिक क्रिया अधिक होना, शोक करना, वेग धारण, रूक्ष उपटन, वात प्रकृति, अधिक स्नान, बहुत इंपॉर्टेंट है। अति स्नान जो है वो अतिकृष्टता का कारण होता है। ठीक है, वातज प्रकृति, माता पिता के वजह से, वृद्धावस्था, दीर्घ काल तक अगर कोई रोग है तो। अब इसका परिणाम क्या होगा, व्यायाम, भरपेट भोजन, क्षुधा प्यास का वेग मतलब भूख लगना, प्यास लगना, रोगों के कष्ट, औषध वीर्य, अति शीत, अति उष्णता, अति मैथुन, ये सब सहन नहीं कर पाएगा। जो पेशेंट है, जो अतिकृष्ट व्यक्ति है, वो ये सब सहन नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो भी उससे बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो भी उससे बर्दाश्त नहीं होगा। और कौन से रोग हो जाते हैं, प्लीहा, वृद्धि, कास, क्षय, गुल्म, अर्श, उदर ग्रहणी विकार, ये सारे कृष्ण व्यक्ति को हो जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या है,
लक्षण या परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क स्फिक उदर ग्रीवो, ठीक है। जो स्फिक प्रदेश है मतलब पेल्विक रीजन, बटक्स रीजन, उदर, गर्दन, ये सब सूख जाते हैं, ठीक है। सूख जाते हैं मतलब वहाँ से जो मांस है वो पूरा हट चुका है, मांस नहीं होता, इतने सूख जाते हैं। धमनी जाल संततः, हर जगह कैसा दिखाई देगा, धमनियों का जाल दिखाई देगा, मतलब बहुत सारी वेन्स पूरी ग्रीन ग्रीन हाथों में पैरों में दिखाई देगी, ठीक है। त्वग अस्थि शेषो अतिक्रशः, क्या होगा, उस पेशेंट में, उस रोगी में सिर्फ त्वचा और अस्थि ही शेष रह जाते हैं, मतलब बीच में जो मांस है वो पूरा हट जाता है, ऐसा लगता है हड्डियों के ऊपर ही सिर्फ त्वचा है अतिकृश में। और स्थूल पर्वा, स्थूल पर्वा मतलब होता है जो संधियाँ हैं, जो जॉइंट्स हैं वो मोटी हो जाती हैं। अब कोई पर्सन पतला है तो उसके जॉइंट्स बहुत मोटे मोटे दिखेंगे ना, क्योंकि ऐसे एकदम पतली पतली हड्डी है, जहाँ पर जॉइंट होगा वो एकदम बड़ा बड़ा मोटा मोटा दिखेगा, तो स्थूल पर्वा। अब अतिकृष्टता की चिकित्सा क्या होती है, ब्रहण चिकित्सा, लघु प्लस संतर्पण द्रव्य हितकर होते हैं। ब्रहण, अति स्थूल में हम कर रहे थे कर्षण, अति कृश में ब्रहण। सेकंड लघु प्लस संतर्पण, वहाँ पर अति स्थूलता में था गुरु प्लस अवतर्पण। अब अति कृश जो पेशेंट होगा, रोगी होगा, वो हल्का होगा, उसका वेट कम होगा, तो इसको याद रखना है, लघु और संतर्पण द्रव्य हित करूँगी। अब इससे तो हम बहुत इजीली बहुत सारी तरीक़ों से ठीक कर सकते हैं। आराम से सोना है, प्रसन्न रहना, मानसिक संतुष्टि, चिंता, मैथुन, व्यायाम, इनका परित्याग कर देना है, नहीं करना है। आनुप जीवों का मांस रस, प्रिय मधुर मिठाइयों का सेवन, हम उससे कहेंगे तुम्हें जो मिठाई अच्छी लगती है, जैसा खाना अच्छा लगता है वो सब खाओ पियो, खुश रहो, आराम से सोते रहो। स्निग्ध मधुर वस्तुओं का प्रयोग, स्नान, अब देखो अति स्नान अतिकृष्टता का कारण होता है और स्नान अतिकृष्टता की चिकित्सा होती है। मतलब अगर ज़्यादा कोई नहाएगा तो वो रीज़न है क्रश होने का, लेकिन नॉर्मल स्नान करना चिकित्सा होती है अतिकृष्टता की, ठीक है। सुगंध धारण, माला धारण, शुक्ल वस्त्र पहनना, उचित समय पर दोषों का संशोधन करवाना, रसायन वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग करना। अब अतिकृष्टता नाशक त्रिसूत्र बताए हैं, मतलब 3 सूत्र हैं, 3 चीज़ें हैं जो अतिकृष्टता नाशक होती हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है अचिंतनाच, कार्यों की कोई भी चिंता नहीं करनी है। संतर्पणेन, पौष्टिक मांस रस, पौष्टिक मांस पदार्थ, इन सब का सेवन करना है। स्वप्न प्रसंगाच, बहुत अच्छे से सोना है, ठीक है, खूब सोना है। नरो वराह इव पुष्यति, अगर ये तीनों चीज़ें कोई करेगा तो वो किसकी तरह मोटा हो जाएगा, सुअर की तरह हष्ट पुष्ट हो जाएगा। वराह, वराह मतलब होता है सुअर। उसके बाद आता है समसहनन पुरुष, इम्पॉर्टेंट है, समसहनन पुरुष और स्वस्थ पुरुष के लक्षण। अब समसहनन पुरुष और स्वस्थ पुरुष की जो परिभाषा है वो आचार्य चरक ने चरक सूत्र 21 में दी है, तो ये हमको रेफरेंस याद रखना है कि आचार्य चरक ने चरक सूत्र 21 में स्वस्थ पुरुष की डेफिनेशन दी है। आचार्य सुश्रुत ने कहाँ पर दी है, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान चैप्टर 16 में दी है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान चैप्टर 16 में स्वस्थ पुरुष की डेफिनेशन दी है, ठीक है। अब ये क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले सम मास प्रमाणस्तु, जो सारी धातुएं हैं, मास आदि धातुएं, वो सम प्रमाण में हो। सम सहननो, शरीर का संगठन एकदम सम होना चाहिए। दृढ़ इंद्रियां, इंद्रियां बलवान होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें होगी तो व्याधि बल से परास्त नहीं होगा कोई भी, ठीक है। मतलब कोई भी बैक्टीरियल वायरल अटैक होगा, मौसम बदलेगा तो बीमार नहीं होंगे हम, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद शुद्धा पिपासा का वेग सहन कर सकता है, अगर कोई स्वस्थ पुरुष है तो वो सुधा पिपासा आतप सह लेगा। शीत व्यायाम कष्ट सहन कर लेगा, शीत व्यायाम सह। समपक्ता, अग्नि बैलेंस रहेगी। समजरह, गुरु भोजन को भी ठीक से पचा लेगा। और सममास, मास जो है वो सम रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लक्षण है, ये एक स्वस्थ पुरुष के लक्षण होते हैं। ये आचार्य चरक ने हमें चैप्टर 21 में बताया है, ठीक है। उसके बाद आता है निद्रा। निद्रा के हेतु कैसे आती है नींद, मन थक जाता है तो इंद्रियां भी थक जाती हैं, इंद्रियां थक जाएंगी तो वो अपने विषयों से निवृत्त हो जाएंगी, अपने विषयों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगी, तो मनुष्य सो जाता है। सम्यक योग और अयोग क्या होता है निद्रा का, अगर नींद ठीक से हो रही है तो क्या होगा, आरोग्यता होगी, अयोग होगा तो रोग होगा।
अगर सम्यक योग है तो पौष्टिकता होगी, इसमें कृशता होगी। बल वृद्धि निर्बलता, पौरुष शक्ति नपुंसकता, समुचित ज्ञान, विषयों का सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा, पूर्ण आयु और जीवन नाश। ये अयोग के लक्षण है, ये सम्यक योग के ऑपोजिट लक्षण होते हैं। उसके बाद मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग। मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग क्या होता है निद्रा का? अगर अकाल में कोई सोएगा तो मिथ्यायोग, बहुत ज़्यादा सोएगा तो अतियोग, और नहीं सोएगा बिल्कुल तो अयोग। मिथ्यायोग मतलब टाइम पे नहीं कोई सो रहा है, किसी भी टाइम पे सो रहा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है तो अतियोग, बिल्कुल नहीं सो रहा है तो अयोग। अब इसमें आता है काल रात्रि रिवाशः। इसका मतलब होता है अगर कोई निद्रा का अति योग, मिथ्या योग या अयोग कर रहा है तो काल रात्रि के समान आरोग्य और आयु नष्ट हो जाती है। आरोग्यता और आयु मतलब अगर कोई हेल्दी है तो वो हेल्दी नहीं रहेगा, और जो आयु है वो नष्ट हो जाएगी, किसकी तरह? काल रात्रि की तरह। उचित स्थान, उचित समय और यथाविधि अगर कोई निद्रा का सेवन कर रहा है तो वो निद्रा का सम्यक योग होता है, और इसी को कहते हैं युक्ता निद्रा या परा निद्रा। अगर कोई पूछे युक्ता निद्रा या परा निद्रा क्या होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये निद्रा का सम्यक योगी होता है। अब इससे क्या हो गया, क्या होगा? आरोग्य और पूर्ण आयु की प्राप्ति होगी। दिन में शयन विधान, दिन में कौन कौन सो सकता है? अगर कोई गीत गाता है, पढ़ाई करता है, मद्यपान, स्त्री प्रसंग, अधिक काम करता है, बहुत ज़्यादा रास्ता चलता है, इन सब चीज़ों की वजह से अगर कोई क्रश और क्षीण हो गया है, मतलब पतला हो गया है, किसी की धातुएं क्षीण हो गई हैं, अजीर्ण है, इनडाइजेशन है, छद, क्षीण शरीर हो गया है, वृद्ध, बालक, स्त्री, तृष्णा और शूल, ये सब अगर किसी को है तो वो किसी भी ऋतु में दिन में सो सकता है, ठीक है। कोई भी सीज़न, कोई भी ऋतु, किसी भी मौसम में वो दिन में सो सकता है। अब अगर वो दिन में सोएगा तो उसको क्या लाभ होंगे? धातुओं में समता होगी और बल की वृद्धि होगी, ठीक है, मतलब धातुएं बैलेंस होगी और बल बढ़ेगा। कफ अंगों को पुष्ट करता है, दिन में सोने से कफ बढ़ेगा, तो ये वाले जो लोग हैं स्पेशल, जिनको हम बोल सकते हैं दिन में सो सकते हैं ये लोग, उनमें कफ अंगों को पुष्ट करने का काम करेगा और आयु जो है वो स्थिर होगी। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न उचित होता है, ठीक है, मतलब गर्मी के टाइम पे दिन में सोना अलाउ होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदान काल होता है, ग्रीष्म ऋतु में आदान काल होता है। अब आदान काल रुक्ष होता है, अब उसमें रुक्ष, अगर किसी व्यक्ति का शरीर ऑलरेडी रुक्ष है और आदान काल में और ज़्यादा रुक्ष हो जाता है, और ज़्यादा वायु बढ़ जाती है, तो वो दिन में सो सकते हैं। और दूसरा एक रीज़न होता है कि रात छोटी होती है और दिन लंबा होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में सोया जा सकता है। उसके बाद दिवाशयन, दिवाशयन निषिद्ध, किन लोगों को नहीं सोना चाहिए दिन में? तो पहली चीज़ तो अन्य किसी भी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के बाकी किसी भी ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर कोई सोएगा तो क्या बढ़ेगा? कफ और पित्त का प्रकोप होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आचार्य चरक कहते हैं अगर वो कोई भी व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु के अलावा किसी भी ऋतु में दिन में सोएगा तो उसमें कफ और पित्त का प्रकोप होता है। जनरली हम कफ याद रखते हैं पर उन्होंने कफ और पित्त बताया है, ठीक है। अब कौन कौन नहीं सो सकता? कफ प्रकृति के पुरुष, कफज रोगी, स्थूल, स्नेह नित्य, ठीक है, जो रेगुलर स्नेह का सेवन करते हैं, दूषित विष, ये किसी भी ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। उसके बाद असमय दिवा स्वप्न जन्य विकार, अगर कोई गलत, मतलब जब मना किया है कि दिन में नहीं सोना है, अगर कोई सो रहा है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो सब कफ वाली होंगी, हलीमक, शिर, शूल, ठीक है। कफ और पित्त वाली होंगी, है ना, क्योंकि कफ और पित्त बढ़ रहा है। हलीमक जो है वो कामला का एक उपद्रव युक्त टाइप है, ठीक है, मतलब अगर जॉन्डिस है, अगर वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो वो हलीमक हो जाता है, तो पित्त की वजह से होता है। सिर में दर्द होगा, स्थैमित्य, भारीपन, विष विकार बढ़ जाएगा, स्मृति नाश, गले के रोग, काज, ज्वर, तंद्रा, सब कफ और पित्त। उसके बाद रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न के गुण। रात्रो जागरणम रुक्षम, अगर कोई रात को जागेगा तो वात बढ़ेगा और रुक्षता बढ़ेगी। स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा, कोई दिन में सोएगा तो कफ बढ़ेगा, स्निग्धता बढ़ेगी, मतलब रात में जागने से वात बढ़ता है, रुक्षता होती है, दिन में सोने से कफ बढ़ता है, स्निग्धता होती है। अरुक्षम न अभिषंदी, न तो रुक्ष होता है ना ही अभिषंदी होता है। क्या? त्वासीन प्रचलायितम, ठीक है। अब ये क्या होता है आसीन प्रचलायितम? आसीन प्रचलायितम मतलब होता है कि बैठे बैठे झपकी लेना, ठीक है, जैसे हम बैठे हैं टेबल चेयर पे और 10-20 मिनट्स के लिए हम सो गए,
तो वो जो बैठे बैठे कोई अगर झपकी लेता है चलते फिरते उठते बैठते, तो वो न तो रुक्ष होता है ना ही वो अभिसंधि होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आसीन प्रचलायितम। उसके बाद आता है निद्रा महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको हेल्दी रहने के लिए, सेफ रहने के लिए अच्छे से खाना खाना चाहिए, तो वैसे ही आरोग्यता के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए हमें ठीक से सोना चाहिए। अगर हम ठीक से सोएंगे तो आरोग्यता होगी और सुख प्राप्त होगा। सुख मतलब कि हम हेल्दी रहेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं आचार्य चरक, स्वप्न आहार समूर्थे च स्थौल्य कार्य विशेषतः। इसका मतलब है कि स्थूलता और कृशता में विशेषकर जो कारण होते हैं वो आहार और निद्रा होते हैं। मतलब तुम्हारी डाइट कैसी है और तुम्हारी नींद कैसी है, तुम्हारा स्लीपिंग स्केड्यूल कैसा है, तुम्हारी डाइट कैसी है, इस पे डिपेंड करता है कि तुम स्थूल होगे कि क्रश होगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा पूछा जाता है कि स्थूलता और कृशता किस पर निर्भर करती है, किस पे डिपेंडेंट है, तो आहार और निद्रा पर। उसके बाद आता है निद्रा कारक उपाय। ऐसे कौन से उपाय, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे नींद आएगी। अभ्यंग, उपटन, स्नान है ये। ठीक है, स्नान, आनुप मांस रस का सेवन, दूध, घी, दही, मद्यपान। ठीक है, मनुसो अनुगुणा गंधा शब्द। इसका मतलब है जो मन के अनुगुण हो। दैट मीन्स जो मन को अच्छा लगे। अगर हमको कोई स्मेल, कोई खुशबू अच्छी लगती है, ठीक है, हमको कोई किसी का टच अच्छा लगता है, तो जो भी हमें अच्छा लगता है उसके साथ सोना चाहिए। ठीक है, किसी की बातें अच्छी लगती है तो उसकी बातें सुनते सुनते तो अच्छी नींद आएगी। तो ये निद्रा कारक उपाय है। संवाहन, संवाहन मतलब होता है बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे मम्मी थपकी दे के नहीं सुलाती हैं रात में, तो उस तरीके से हल्का हल्का कोई हमको ऐसे टैप टैप करे तो उसको संवाहन बोलते हैं। आरामदायक शैया हो, हमारा जो बेड है वो एकदम कंफर्टेबल अच्छा सा हो, अच्छा सा हमारा घर हो और टाइम सही हो, रात का टाइम हो, तो जो नींद है वो अच्छी आती है। निद्रा कारक उपाय। अब निद्रा निवारण उपाय, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे नींद भाग जाएगी, तो शोधन, विरेचन या वमन से, नस्य, धूमपान, रक्त मोक्षण, उपवास। ठीक है, भय उत्पन्न करना, चिंता उत्पन्न, क्रोध उत्पन्न, इन सब चीज़ों से नींद भाग जाएगी। सोने की जो हमारा बेड है वो ठीक से नहीं हो, ठीक है, मतलब बिखरा बिखरा हो, कंफर्टेबल नहीं हो। सत्व गुण की अधिकता या उदार वृत्ति होना। सत्व गुण की अधिकता से नींद नहीं आएगी, और उदार वृत्ति मतलब तमोगुण जो है उसको कम करने से। तमोगुण जो है, तम जो दोष होता है मानसिक, उसको कम करने से और सत्व गुण को बढ़ाने से नींद नहीं आती है। अब निद्रा के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने 6 बताए, आचार्य सुश्रुत ने 3, आचार्य वाग्भट ने 7 बताए और आचार्य शार्ंगधर ने 1 ही बताया। ठीक है, सुश्रुत ने कौन से 3 बताए हैं, वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी, ये 3 सुश्रुत ने बताए। आचार्य चरक ने 6 कौन से बताए हैं। सबसे पहले आता है तमोभवा। ठीक है, सबसे पहले आता है तमोभवा। ये जो है ये श्लोकी है, ये श्लोक है। ठीक है, तो आप यहीं से इस श्लोक को भी लर्न कर सकते हो। सबसे पहले आता है तमोभवा, जो तमोगुण से उत्पन्न होगी। श्लेष्म समुद्भवा, जो कफ से उत्पन्न होगी, तम से उत्पन्न होगी, कफ से उत्पन्न होगी। मन शरीर श्रम संभवा, जो मन और शरीर के थकने की वजह से उत्पन्न होगी। आगंतुकी, आगंतुकी मतलब बाहर की वजह से, किसी औषध से, कोई मेडिसिन ली, नींद आ रही है, किसी बाहर की स्मेल की वजह से। ठीक है, वो आगंतुकी। व्याधे अनुवर्तिनी, किसी रोग के उपद्रव से, कोई डिसीज़ हो गई, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें नींद आती है। रात्रि स्वभाव प्रभवा, ठीक है, रात्रि के स्वभाव से, मतलब रात होती है तो नेचुरली हमें नींद आती है। तो ये टोटल 6 टाइप की नींद बताई है, निद्रा के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रात्रि में स्वभावतः जो नींद आती है इसको भूत धात्री भी बोलते हैं। ठीक है, भूत धात्री, क्योंकि वो एक माँ के समान होती है जो सबको आती है। रात में स्वभाव से नेचुरली सबको नींद आती है। ठीक है, तो इसको भूत धात्री बोलते हैं। और जो तमोभवा है इसको पापों का मूल बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप करता है, पाप कर्म बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको जो नींद आती है वो तमोभवा होती है। ठीक है, तम गुण से उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पापों का मूल। और रात्रि स्वभाव प्रभवा को बोलते हैं भूत धात्री। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अष्टनिंदित पुरुष, इम्पॉर्टेंट है। अति स्थूल के कारण इम्पॉर्टेंट, और यही 8 होने चाहिए। उसके बाद दोष इम्पॉर्टेंट, उसके बाद
अति स्थूलता के लक्षण और चिकित्सा इम्पॉर्टेंट। चिकित्सा में ये 3 मेनली हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये आपकी चॉइस है जितना याद रहे। उसके बाद आता है अतिकृष्टता में, अतिकृष्टता के लक्षण इम्पॉर्टेंट, चिकित्सा इम्पॉर्टेंट। चिकित्सा में साथ में आप ये भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है समसहनन पुरुष इम्पॉर्टेंट। निद्रा में दिन में किसको सोना चाहिए, इम्पॉर्टेंट। रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न के गुण इम्पॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें कर लेना और निद्रा के प्रकार इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर हमारा चरक सूत्र स्थान चैप्टर 21 कंप्लीट हो गया। अगर आप में से किसी को भी नोट्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मैसेज करके ही नोट्स ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।